नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे ध्रुव स्वामिनी नाटक के प्रमुख पुरुष पात्र। इस नाटक के प्रमुख स्त्री पात्रों पर मैं पहले वीडियो बना चुकी हूँ, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। आज हम जानेंगे इस नाटक में जो प्रमुख पुरुष पात्र हैं उनके चरित्र चित्रण के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले लेते हैं चंद्रगुप्त को, क्योंकि चंद्रगुप्त इस नाटक का नायक है। इसके बारे में जब हम बताएंगे और ये प्रश्न पूछा जाएगा तो आप सबसे पहले एक भूमिका बनाओगे और उस भूमिका में आप बताओगे कि जो चंद्रगुप्त है ये ध्रुव स्वामिनी नाटक का प्रमुख पात्र है या नायक के रूप में इस नाटक में है। यह नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया 1933 ईस्वी में। इस नाटक में चंद्रगुप्त महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आइए इनके चरित्र के बारे में विस्तार से जानते हैं। इस तरह आप एक छोटी सी भूमिका बनाओगे और उसके बाद चंद्रगुप्त के चरित्र के बारे में विस्तार से बताओगे। सबसे पहला जो पॉइंट बनेगा वो बनेगा आकर्षक व्यक्तित्व। देखिए, जो चंद्रगुप्त है उनका व्यक्तित्व आकर्षक है। केवल बाहरी व्यक्तित्व ही नहीं बल्कि अंदर से यानी मानसिक रूप से भी उनके विचार बहुत सुंदर है या स्वच्छ हैं। उनके व्यक्तित्व की अगर बात करें तो उनका जो शारीरिक सौंदर्य है वो एक हष्ट पुष्ट जो पुरुष होना चाहिए या एक राष्ट्र का नायक या रक्षक होना चाहिए, वो सभी व्यक्तित्व के गुण इनके अंदर हैं। किसमें? चंद्रगुप्त में। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि नाटक में जो चंद्रगुप्त नायक है उनका व्यक्तित्व आकर्षित करने वाला है। उसके बाद है वंश मर्यादा का रक्षक। देखिए, जो चंद्रगुप्त है ये एक ऐसा ऐतिहासिक पात्र है जो अपनी वंश मर्यादा का रक्षक है या रक्षा करने वाला है, क्योंकि वो अपने भाई रामगुप्त का जो विरोध नहीं करता। जब रामगुप्त गद्दी प्राप्त कर लेता है या गद्दी हथिया लेता है चंद्रगुप्त से, क्यों विरोध नहीं करता? क्योंकि वो अपने परिवार के मान सम्मान को बचाए रखना चाहता है। वो ये नहीं चाहता कि लोग ये जाने कि आपसी कलह के कारण, और कलह किसके लिए? राजगद्दी के लिए। तो वो गुप्त कुल की वंश मर्यादा की रक्षा करना चाहता है, उसका हनन करना नहीं चाहता, केवल गद्दी के लिए। और इसके साथ साथ रामगुप्त जो है वो ध्रुव स्वामिनी को उपहार में देने की बात करता है, तब भी अपने वंश की मर्यादा या अपनी घर कुल वधू, गुप्त कुल की वधू को बचाने के लिए वो स्वयं उसके साथ शकराज के दुर्ग में जाता है। इसके साथ अगर तीसरी पॉइंट जो है वो है राष्ट्रभक्त। देखिए, जो चंद्रगुप्त है ये राष्ट्र के प्रति भक्ति भाव से ओतप्रोत है। जब उसे पता चलता है कि उसके पिता ने अपनी विजय यात्रा के दौरान शकराज को बुरी तरह पराजित किया था, परंतु अब उसके पिता की मृत्यु हो गई है, लेकिन जो शकराज है वो उसके बड़े भाई रामगुप्त के पास संधि का संदेश भेजता है, संधि का प्रस्ताव भेजता है, क्योंकि रामगुप्त अब क्या है, उस गद्दी पर बैठा है जिस गद्दी पर चंद्रगुप्त को बैठना था, और रामगुप्त एक कायर राजा है, तो वो शकराज के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है। ऐसे में अपने राष्ट्रभक्ति को दिखाते हुए, अपनी कुल की मर्यादा को बचाते हुए, वो स्वयं ध्रुव स्वामिनी की रक्षा का निर्णय करता है या उसको बचाने का प्रयास करता है, और शकराज के हाथों में जाने से अपने राष्ट्र को रोकना अपना कर्तव्य समझता है। वो ये मानता है कि शकराज अपनी किसी न किसी चाल से रामगुप्त को पराजित कर देगा और उसका जो राष्ट्र है वो शक वंश के अधीन हो जाएगा या शकराज के अधीन हो जाएगा। तो इससे हमें पता चलता है कि वो एक राष्ट्रभक्त युवक है। इसके साथ ही जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कूटनीतिज्ञ और चतुर। देखिए, जो चंद्रगुप्त है वो कूटनीतिज्ञ है, यानी वो जानता है कि राजनीति में किस प्रकार की चालें चलकर अपने देश, अपने राज्य की रक्षा की जा सकती है। और इस चतुराई का परिचय वो कब देता है? जब उसे पता चलता है कि शकराज रामगुप्त के शिविर पर हमला कर सकता है, और तब ये वो अच्छी तरह से जानता है कि रामगुप्त इतना समर्थ राजा नहीं है कि वो शकराज का सामना कर पाए। इसलिए वो रामगुप्त के द्वारा स्वीकार की गई संधि का समर्थन करता है और अपनी चाल के माध्यम से ध्रुव स्वामिनी के साथ स्त्री बनकर जाता है और शकराज के शिविर में पहुंचकर शकराज का वध कर देता है। तो ये कूटनीतिज्ञ और चतुरता ही इसमें स्पष्ट प्रतीत होती है कि किस प्रकार चतुराई से वो शकराज का वध कर देता है, अपने राज्य की भी रक्षा करता है कूटनीति से, और ध्रुव स्वामिनी की भी वो रक्षा करता है। फिर है नारी सम्मान का रक्षक। देखिए, जो चंद्रगुप्त है ये इसके मन में नारी के प्रति सम्मान का भाव है।
वो ध्रुव स्वामिनी की रक्षा के लिए स्वयं शकराज के शिविर में जाना स्वीकार कर लेता है, लेकिन कहीं पर भी उसके मन के इस तरह के भाव हमें यहाँ पर नहीं मिले कि वो ये सोचता है या चाहता है कि उसने रक्षा करी है ध्रुव स्वामिनी की तो वो उससे विवाह करना चाहता है। ऐसा कहीं पर भी कोई घटनाक्रम हमें इस नाटक में नहीं मिलता, बल्कि वो नारी के सम्मान के भाव, क्योंकि विजय प्राप्त करने के बाद भी चंद्रगुप्त वहाँ से चले जाना चाहता है। वो ना तो शकदुर्ग पर अपना अधिकार समझता है और ना ही ध्रुव स्वामिनी पर। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि वो नारी सम्मान का रक्षक है। वो रामगुप्त का विरोध भी करता है, ध्रुव स्वामिनी को भेंट के स्वरूप में देने के लिए, सामंत स्त्रियों को भेंट स्वरूप देने के लिए उस चीज़ का विरोध भी करता है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो चंद्रगुप्त है वो नारी सम्मान का रक्षक है। कर्तव्यनिष्ठ, देखिए अपने कर्तव्य का पालन करने वाला है, चाहे वो देश की रक्षा हो, चाहे वो अपने कुल मर्यादा की रक्षा हो। अपने कर्तव्य को वो बखूबी समझता है और मंदाकिनी के द्वारा प्रेरित किए जाने पर और अंत में ध्रुव स्वामिनी के द्वारा प्रेरित किए जाने पर वो अपने कर्तव्य भाव से अपने देश की भी रक्षा करता है, अपने राज्य की रक्षा करता है और जो राजपद का मान सम्मान है उसकी भी रक्षा करता है। रामगुप्त के चालों से, शकराज से या जो शिखर स्वामी है उन सब से अपने देश को, ध्रुव स्वामिनी को बचाने का प्रयास करता है। और कैसे? अपने कर्तव्य का निर्वाह करके। जो मंदाकिनी है वो उसे प्रेरित करती है कि तुम्हें अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, जो गुप्त कुल की मर्यादा है उसकी तुम्हें रक्षा करनी चाहिए और इससे तुम किसी प्रकार का किसी पर उपकार नहीं कर रहे हो, ये तुम्हारा कर्तव्य है। और वो इस बात को स्वीकार करता है। अंत में जो ध्रुव स्वामिनी है वो भी उसे समझाती है कि तुम्हारा ये कर्तव्य बनता है कि तुम अपने राष्ट्र की, अपने कुल मर्यादा की रक्षा करो। और इसी बात से प्रेरित होकर वो रामगुप्त को गद्दी से हटाना स्वीकार कर लेता है और ध्रुव स्वामिनी की बातों को स्वीकार कर लेता है। और जो उस समय परिषद बुलाई जाती है, परिषद के निर्णय को स्वीकार करके वो अपने कर्तव्य का पालन करता है। उसके बाद है अंतर्द्वंद का शिकार। देखिए, अंतर यानी मन में, अंदर, द्वंद यानी झगड़ा। किसका चल रहा है झगड़ा? विचारों का। तो यहाँ पर जो चंद्रगुप्त है ये धीरोदात्त नायक की श्रेणी में आता है और इसके अगर विचारों को हम देखें तो प्रारंभ से ही इसके मन में अंतर्द्वंद चल रहा है। वो जब ध्रुव स्वामिनी की बात आती है या राजगद्दी की बात आती है तो दोनों जगह ही उसके विचारों की उथल पुथल हम देख सकते हैं। उसके जो स्वगत कथन है उसमें हम देख सकते हैं वो ये जानना चाहता है कि उसे क्या करना चाहिए। एक तरफ तो राष्ट्र की रक्षा है, राज्य की रक्षा है, लेकिन दूसरी तरफ बड़े भाई के प्रति जो उसका कर्तव्य है वो भी निभाना चाहता है। ध्रुव स्वामिनी के घटनाक्रम में अगर देखें, वो ध्रुव स्वामिनी से प्रेम करता है लेकिन अपने भाई के मन को नहीं तोड़ना चाहता, अपने भाई के साथ बगावत नहीं करना चाहता, उसका विरोध नहीं करना चाहता। तो इस तरह से इन दोनों घटनाओं पर इसके मन में जो आंतरिक द्वंद्व है वो चल रहा है, ये हम इस नाटक में देख चुके हैं। उसके बाद है निस्वार्थ प्रेमी। जो चंद्रगुप्त है निस्वार्थ प्रेमी है, यानी इसके प्रेम में कहीं भी स्वार्थ का भाव नहीं है। वो प्रारंभ से ही ध्रुव स्वामिनी से प्रेम करता है, क्योंकि जब ध्रुव स्वामिनी के पिता उसे समुद्रगुप्त को सौंपते हैं तो चंद्रगुप्त ही उसे गुप्त कुल में लेकर आते हैं और वो उसे अपनी वाग्दत्ता पत्नी भी स्वीकार करते हैं। लेकिन कहीं पर भी वो उस प्रेम के बंधन को सामने नहीं लाते या ध्रुव स्वामिनी पर थोपने का प्रयास नहीं करते। वो ध्रुव स्वामिनी को शकराज से भी बचाते हैं, तब भी वो कहीं पर भी इस प्रेम भाव को अभिव्यक्त नहीं करते। यानी मन से प्रेम करते हैं, अपना कर्तव्य पूर्ण करते हैं, लेकिन कहीं पर भी अपने प्रेम में स्वार्थ के भाव को ये नहीं लेकर आते हैं। तो इनके चरित्र की ये प्रमुख विशेषता है। तो हमने जाना कि चंद्रगुप्त के चरित्र में क्या क्या विशेषताएं हैं, वो हमने जाना। जब हमारे ये पॉइंट पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद हम निष्कर्ष लिखेंगे कि निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि चंद्रगुप्त एक राष्ट्र के, एक राज्य के नायक बनने के सभी गुणों से युक्त युवक है या पुरुष है। तो इस तरह हम इसका समापन करेंगे, यानी निष्कर्ष के रूप में हम इस प्रश्न का समापन करेंगे। तो आइए अब जो अन्य पुरुष पात्र हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं। अब बात करते हैं रामगुप्त के बारे में। जो रामगुप्त हैं ये समुद्रगुप्त के बड़े बेटे हैं। तो यहाँ पर पहले परिचय देंगे, जैसे हमने चंद्रगुप्त में दिया था उसी प्रकार हम रामगुप्त के अगर चरित्र लिखने के लिए अगर आता है प्रश्न पत्र में तो उसका उत्तर देने से पहले हम रामगुप्त का चरित्र बताएं। इससे पहले हम एक भूमिका बनाएंगे। भूमिका में ये बताएंगे कि रामगुप्त कौन है, समुद्रगुप्त के बेटे हैं और ये किस नाटक के नायक तो नहीं कहेंगे,
प्रमुख पात्र कह सकते हैं हम इन्हें, क्योंकि नायक हमने चंद्रगुप्त को माना है। तो प्रमुख पात्र हैं ये ध्रुव स्वामिनी नाटक के प्रमुख पात्र हैं, जो कि जयशंकर प्रसाद का नाटक है, 1933 ईस्वी में लिखा गया है। समुद्रगुप्त हमारे ऐतिहासिक पात्र हैं। उनके 2 संतानें थी, रामगुप्त और चंद्रगुप्त। रामगुप्त उसमें समुद्रगुप्त का बड़ा पुत्र है और ये गुप्त साम्राज्य के राजा भी हैं। तो आइए इनके चरित्र के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट बनेगा, कायर, अयोग्य एवं असफल राजा। देखिए, जो रामगुप्त है ये एक कायर व्यक्ति है और राजपद के योग्य नहीं है, राजा बनने के योग्य नहीं है, राजा के इनमें कोई गुण नहीं है और ये एक असफल राजा है। कायर क्यों है? अब शकराज जब आक्रमण करने की तैयारी करता है तो वो उस आक्रमण से भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं और उनके द्वारा की गई सभी प्रकार के जो संधि प्रस्ताव है उनको स्वीकार कर लेते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि वो एक कायर राजा है, एक अयोग्य राजा है और इसके साथ साथ असफल राजा है। वो अपनी पत्नी को उपहार के रूप में देना स्वीकार कर लेते हैं, सामंतों की स्त्रियों को उपहार के रूप में देना स्वीकार कर लेते हैं और अपने राज्य की सीमाओं को बचाने के लिए उनके पास कोई योजना नहीं है, कोई दूरदर्शिता उनके पास नहीं है। तो इससे हमें पता चलता है कि वो कायर, अयोग्य और असफल राजा है। दूसरा जो पॉइंट है वो है शंकाशील, निर्लज व क्रूर व्यक्ति। देखिए, शंकाशील यानी हमेशा शक से घिरे रहना। किस पर शक करता है? अपने छोटे भाई चंद्रगुप्त पर शक करता है कि वो मुझे मारने की चालें बना रहा है। ध्रुव स्वामिनी पर संदेह करता है कि वो मुझसे प्रेम नहीं करती, वो मुझे कभी भी मार सकती है, वो मेरा अहित चाहती है या मेरा हित नहीं चाहती और कभी भी वो मेरे प्रति षड्यंत्र रच सकती है। यानी हमेशा उसके मन में शंका के ही भाव लगे रहते हैं। इसके साथ साथ निर्लज है, लज्जा से रहित है। वो हमें इसमें जब नाटक की घटनाएं देखते हैं तो हमें पता चलता है कि वो हमेशा स्त्रियों के साथ और मदिरा के साथ ही अपना समय व्यतीत करने में लगा रहता है। ध्रुव स्वामिनी के मान सम्मान की उसे कोई चिंता नहीं है, यानी उसमें किसी प्रकार के लज्जा के भाव नहीं है। और इसके साथ साथ क्रूर व्यक्ति है। क्रूरता का पता हमें कब चलता है? जब हम ध्रुव स्वामिनी के घटनाक्रम को अगर देखते हैं तो ध्रुव स्वामिनी उसके सामने गिड़गिड़ाती है, रोती है, उसे अपने पति होने की बात कहती है कि तुम मेरे पति हो, तुम्हारा कर्तव्य बनता है, लेकिन फिर भी वो क्रूरता का परिचय देता है और उसके प्रति किसी प्रकार के भावों को अभिव्यक्त नहीं करता। उसकी रक्षा करने का कोई निर्णय वो नहीं लेता, बल्कि उसे यही कहता है कि तुम उपहार में आई थी और तुम्हें उपहार में ही दिया जा रहा है, तो तुम्हें व्यथित होने की या चिंतित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि वो निर्लज और क्रूर राजा है। उसके बाद है दूरदर्शी और अविवेकी राजा। देखिए, दूरदर्शी एवं अविवेकी राजा, अदूरदर्शी आएगा यहाँ, दूरदर्शी नहीं, ये टाइपिंग मिस्टेक है, अदूरदर्शी। उसमें दूरदर्शिता का अभाव है कि वो ये नहीं सोचता कि शकराज को अगर उसने ध्रुव स्वामिनी दे भी दी तो आगे क्या ये पुख्ता बात है कि शकराज उस पर आक्रमण नहीं करेगा? क्या ये निश्चित है कि शकराज उसकी सीमाओं की रक्षा करने में रक्षा करेगा, उसकी सीमाओं को खराब नहीं करेगा, उसकी सीमाओं में आक्रमण नहीं करेगा? यानी वो आगे के बारे में नहीं सोचता। उसने शिविर लगा लिया, वो विश्व विजय के लिए निकल पड़ा, लेकिन फिर भी उसके पास कोई ऐसी योजना नहीं है जिससे कि ये हो कि अगर शत्रु आ जाते हैं तो वो कैसे उनके साथ लड़ाई करेगा, कैसे क्या योजना है जिससे वो अपने राज्य को बचाएगा। तो इससे हमें पता चलता है कि वो एक अदूरदर्शी राजा है। इसके साथ साथ या हम यूँ भी कह सकते हैं कि वो एक दूरदर्शी राजा नहीं है। इसके साथ साथ उसमें विवेक के भाव का अभाव है, अविवेकी है। विवेक, सहनशील, ये एक राजा के गुण होने चाहिए, लेकिन जो रामगुप्त है उसमें इस प्रकार के कोई भी गुण नहीं है। उसके बाद है नारी के प्रति सम्मान भावना से रहित। जो रामगुप्त है उसमें नारी के प्रति सम्मान के भाव नहीं है, नारी के प्रति सम्मान भावना से वो पूर्णतः रहित है। क्योंकि अगर नारी के प्रति उसके मन में सम्मान का भाव होता तो वो अपनी पत्नी को, अपने देश की, अपने राज्य की महारानी को, गुप्त कुल की मर्यादा को कभी भी शकराज को उपहार में देने के लिए तैयार नहीं होता। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि वो नारी के प्रति उसके मन में किसी प्रकार के सम्मान के भाव नहीं है। इसके साथ साथ विलासी चरित्र का व्यक्ति है। वो विलासी है, मदिरा और भोग में लगा रहता है, स्त्रियों के साथ रहना उसे अच्छा लगता है, जो राजकाज के कामकाज हैं उनको करना उसे कतई पसंद नहीं है। यानी राज्य की गद्दी पर बैठकर वो केवल विलासिता करना जानता है, राज्य की सुरक्षा करना उसे नहीं आता। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि वो एक विलासी चरित्र का
व्यक्ति है। तो ये रामगुप्त के बारे में है। जब अगर ये अकेला प्रश्न आप लिखते हो, पूछ लिया जाता है कि रामगुप्त का चरित्र चित्रण अगर पेपर में आता है, तो आप इसका निष्कर्ष भी यहाँ पर ज़रूर डालोगे कि निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि रामगुप्त एक अयोग्य राजा है। कौन से नाटक में? ध्रुव स्वामिनी नाटक में। तो इस तरह आप इसका निष्कर्ष कर सकते हो। आप अपने हिसाब से अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में, अपने शब्दों में नाटक को अगर लिखते हो तो वो प्रश्नों में तो वो ज़्यादा आकर्षक और अच्छा बनता है। तो ये आप यहाँ कर सकते हो। इसके बाद है शिखर स्वामी। देखिए, शिखर स्वामी गुप्त कुल की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये वर्षों से चली आ रही परंपरा को तोड़ने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि गुप्त कुल की ये परंपरा रही है कि जो पुत्र योग्य होगा वही राजा बनेगा। लेकिन शिखर स्वामी अपनी कुटिल चालों से ये सिद्ध करवा देता है या ये प्रमाणित करता है या इस तरह की चाल चलता है कि बड़ा बेटा ही राजगद्दी पर बैठेगा, चाहे वो योग्य है चाहे वो अयोग्य है, और रामगुप्त को राजा बना देता है बजाय चंद्रगुप्त के। तो शिखर स्वामी गुप्त कुल की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। पहला पॉइंट है कुटिल राजनीतिज्ञ। देखिए, कुटिल राजनीति में काफ़ी कुटिलता है इनकी, क्योंकि ये जानते हैं कि इन्हें किस प्रकार से राजनीति में परिवर्तन करना है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या है कि ये चंद्रगुप्त की जगह रामगुप्त को राजगद्दी पर बिठा देते हैं, क्योंकि ये ही तो वहाँ पर मत देते हैं, ये ही तो विचार देते हैं कि बड़ा बेटा ही राजगद्दी पर बैठेगा, जबकि गुप्त कुल की मर्यादा ये नहीं है। गुप्त कुल में इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि पहले जो योग्य पुत्र हुआ करता था, योग्य राजा के गुणों से युक्त बेटा हुआ करता था, उसे ही राजगद्दी पर बिठाया जाता था। लेकिन शिखर स्वामी की चाल काम करती है और रामगुप्त राजा बन जाता है। उसके बाद है अवसरवादी। देखिए, जैसे भी जो भी अवसर मिले उसका फ़ायदा उठाना शिखर स्वामी अच्छे से जानता है। ये घटनाक्रम प्रारंभ में तो रामगुप्त को राजा बनाता है, क्योंकि शिखर स्वामी अच्छे से जानता है कि जो रामगुप्त है वो विलासी प्रवृत्ति का व्यक्ति है और राज्य की जो सारी बागडोर है वो शिखर स्वामी के हाथ में रहेगी। तो उस अवसर का लाभ उठाता है उसको राजा बनाकर। उसके पश्चात जब परिषद रामगुप्त के विरोध में निर्णय लेती है तो वो चंद्रगुप्त के पक्ष में आ जाता है और वो रामगुप्त का साथ छोड़ देता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि वो अवसरवादी व्यक्ति है, कायर और स्वार्थी है। कायरता का परिचय कैसे चलता है? जब विदेश से विदेशी आक्रमणकारी या शत्रु आक्रमणकारी, हम ये कह सकते हैं, यानी जो शकराज है वो जब आक्रमण करते हैं तो शिखर स्वामी के पास भी रामगुप्त की तरह कोई विशेष योजना नहीं है अपने देश को बचाने के लिए, अपने राज्य को बचाने के लिए, और वो भी उस संधि को स्वीकार कर लेता है और अपने स्वार्थ का परिचय देता है कि वो ध्रुव स्वामिनी के प्रश्नों का उत्तर देते हुए उसे कहते हैं कि राज्य के लिए सब कुछ कुर्बान किया जा सकता है, चाहे वो रानी है, चाहे वो महाराज है, चाहे कुछ भी, चाहे वो मैं स्वयं क्यों ना हूँ, यानी हर चीज़ कुर्बान की जा सकती है। किस लिए? राजगद्दी को बचाने के लिए। तो यहाँ पर वो स्वार्थ प्रवृत्ति का परिचय देता है, कायरता का परिचय देता है। नारी को आधार बनाकर संधि प्रस्ताव को स्वीकार करना ही एक प्रमुख कायरता है किसी विशेष ओहदे पर बैठे हुए व्यक्ति की, चाहे वो शिखर स्वामी, क्योंकि यहाँ पर एक मंत्री के समान है और सारी जो बागडोर है वो उसी के हाथ में है, क्योंकि रामगुप्त स्वयं तो कुछ कर सकता नहीं, वो तो एक अयोग्य राजा है, उसे तो सोचने समझने की क्षमता नहीं है। तो शिखर स्वामी ही सारे निर्णय लेते हैं। तो उन्हीं के निर्णयों से ये निश्चित किया जाता है कि जो संधि है उसे स्वीकार कर लो, क्योंकि राजनीतिक दृष्टि से ये उचित है कि अपने देश को किसी भी तरीके से बचाने का प्रयास करो। तो इससे हमें पता चलता है कि शिखर स्वामी भी यहाँ पर एक खलनायक की भूमिका में हम ले सकते हैं। एक अच्छा पात्र नहीं है, बल्कि स्वार्थी है, कुटिल राजनीतिज्ञ है और अवसर का लाभ उठाने वाला व्यक्ति है। इसके बाद है शकराज। शकराज इस नाटक में एक प्रमुख पात्र के रूप में है, खलनायक की भूमिका में है और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। परीक्षा की दृष्टि से कई बार पूछा भी जा चुका है कि शकराज के चरित्र चित्रण का वर्णन करें। शकराज के बारे में आपको पता होना चाहिए। ध्रुव स्वामिनी नाटक का प्रमुख नायक है या खलनायक है, प्रमुख पात्र है और खलनायक है। इसके साथ साथ ये शक वंश का राजा है। अपने पूर्वजों का बदला लेने के लिए ये गुप्त कुल पर आक्रमण करता है। तो आइए इसके चरित्र के बारे में जानते हैं। देखिए, प्रतिशोधी व्यक्ति, प्रतिशोध किसका ले रहा है? अपने गुप्त कुल के जो पूर्वज थे, इसके माफ़ी चाहूँगी, जो शक वंश के पूर्वज थे उनको गुप्त कुल के द्वारा
पराजित किया गया था, जो गुप्त कुल के पूर्वज थे उनको द्वारा शकराज के पूर्वजों को पराजित किया गया था, उन्हीं का प्रतिशोध लेना चाहता है, उन्हीं का बदला लेना चाहता है शकराज। इसीलिए अब गुप्त कुल पर उसने आक्रमण किया है, क्योंकि वो जानता है कि रामगुप्त एक अयोग्य राजा है। इसके साथ साथ विलासी राजा है, विलास प्रियता इसमें है, क्योंकि ये भी मदिरा के नशे में चूर रहना चाहता है, ये भी स्त्रियों के साथ प्रसन्न रहना चाहता है, ये कोमा से विवाह करना चाहता है, लेकिन सच्चा प्रेमी नहीं है। उसके प्रति प्रेम के भाव ये तब समाप्त कर देता है जब उसे पता चलता है कि ध्रुव स्वामिनी महल में पहुंच गई है, तो ये कोमा का त्याग कर देता है, उसकी परवाह नहीं करता और उसे जाने देता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो शकराज है वो भी एक विलासी राजा है। अभिमानी राजा, अभिमानी का मतलब इसे अहंकार है, इसे घमंड है कि वो जो गुप्त कुल है उस पर अधिकार कर लेगा, और इसी कारण वो जो संधि का प्रस्ताव है वो कुछ इस प्रकार भेजता है अपने अभिमान के कारण कि जो गुप्त कुल है वो उसके अपने कुल की मर्यादा को नहीं बचा पाएगा, और अगर ऐसा करता है तो उसे युद्ध करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास एक शक्तिशाली सेना है। इसी अभिमान में वो संधि प्रस्ताव भेजता है, जिसमें ये होता है कि ध्रुव स्वामिनी को उपहार के रूप में दे दो और इसके साथ साथ सामंत स्त्रियों को भी उपहार में दे दो, यानी अभिमान या घमंड से भरा हुआ राजा है। अंधविश्वासी और अदूरदर्शी राजा है। अंधविश्वासी, देखिए इस नाटक में एक धूमकेतु की घटना आई थी जो मिहिर देव कोमा को बताते हैं, और कोमा उसे शकराज को दिखाती है, तो उस धूमकेतु को देखकर शकराज को लगता है कि वाकई में कुछ अनिष्ट होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है। और इसके साथ साथ अदूरदर्शी राजा है, वो ये नहीं सोचता कि ध्रुव स्वामिनी के साथ जो इतनी आसानी से शर्त मान ली गई है, जो संधि है वो स्वीकार कर ली गई है, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, वो बिल्कुल विचार नहीं करता। फिर ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त दोनों स्त्री वेश में वहाँ पहुँच जाते हैं, तब भी उसे बिल्कुल शक नहीं होता, और वो कहता है कि दोनों जब वो आपस में लड़ते हैं तो वो कहता है कि आज तुम विश्राम करो, कल बैठक में ये निर्णय लेंगे कि वास्तविक ध्रुव स्वामिनी कौन है। यानी वो उसमें दूरदर्शिता नहीं है, वो भी अदूरदर्शी राजा है। अविवेकी और डरपोक है, विवेक से रहित है, उसमें संयम का गुण नहीं है, और इसके साथ साथ डरपोक भी है। धूमकेतु की घटना से उसे डर लगता है, और जब ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त स्त्री वेश में जब उसके महल में पहुंच जाते हैं और आपस में लड़ाई करते हैं कि ध्रुव स्वामिनी कौन है, मैं ध्रुव स्वामिनी की दोनों अगर रट लगाते हैं, तब भी वो डर जाता है कि ये क्या हो रहा है, उसे नहीं पता, और इसीलिए वो अपना जो विवेक है वो खो देता है, और उसी का फ़ायदा चंद्रगुप्त उठाते हैं और उसको मौका देकर वध कर दिया जाता है, उसको मार दिया जाता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि वो अविवेकी और डरपोक राजा है, और अंत में हम इसका निष्कर्ष लिखेंगे। तो ये शकराज का चरित्र चित्रण है, जो कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के प्रमुख पात्र हैं, और इसके साथ साथ इस नाटक के खलनायक भी माने जा सकते हैं। तो आज हमने ध्रुव स्वामिनी नाटक के प्रमुख पुरुष पात्रों में शकराज का चरित्र चित्रण किया, शिखर स्वामी का किया, रामगुप्त का और चंद्रगुप्त का। चारों ही चरित्र चित्रण परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इन्हें बहुत ध्यान से और अच्छे से तैयार करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।